हेलो। जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज तीसरा लेक्चर है हमारा मेज़रमेंट का। तो आज हम इससे पहले हम एरर्स के बारे में जान चुके हैं। फिर आपके मेज़रमेंट में कौन कौन से आपके कंसेप्ट होते हैं वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेज़रमेंट कि कौन कौन सी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है और कौन कौन सी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होती है मेज़रमेंट की, वो हम देखेंगे। तो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक को दो पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। एक होती है हमारी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और एक होती है हमारी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में हम कुछ करीबन 12 तक की हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और डायनेमिक में हम चार कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है। तो सबकी कुछ कुछ है नहीं, सबका सिर्फ डेफिनेशंस है। तो हमें सिर्फ डेफिनेशंस याद रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या कहना चाह रही है और कुछ डेफिनेशंस है। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक आपकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड कैसे होती है? तो विच आर इट इज डिफाइंड एज quantity which is very slowly varying with time or mostly it's called a constant। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक आपकी एक ऐसी मेजरिंग क्वांटिटी है जो टाइम के साथ बहुत ही स्लो वेरिट होती है, बहुत ही स्लो। या फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट है जो टाइम के साथ वेरी नहीं होती है। तो इसी टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसे हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन थी कि विच आर यूज टू मेजर द क्वांटिटीज which are slowly varying with time or mostly constant. In example, do not vary with time is called static characteristic। okay? तो यहाँ पे कुछ 12 कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट है एक्यूरेसी, सेकंड प्रिसीजन, थर्ड सेंसिटिविटी, फोर्थ लीनियरिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रिजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, ड्रिफ्ट, स्टेबिलिटी, टॉलरेंस और रेंज और स्पान। तो ये कुछ हमारी 12 कैरेक्टरिस्टिक्स है टोटल जो हम यहाँ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं कि एक्यूरेसी किसे कहते हैं, प्रिसीजन किसे कहते हैं, सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, लीनियरिटी किसे कहते हैं। ओके। तो देख लेते हैं। तो पहली है एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इट इज अ क्लोजनेस with which an instrument reading approaches to the true value of quantity being measured। इसका मतलब क्या है कि ये एक टाइप की क्लोजनेस है, क्लोजनेस है आपके रीडिंग का, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग का, जो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही पास में है, बहुत ही करीब है। ओके। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि आप आर्चरी आर्चरी मतलब तीरंदाजी अगर आप करते हैं तो उसमें ऐसे कुछ सर्कल आपके बने होते हैं। तो एक तो आपके जो सर्कल में मिडल वाला सबसे सर्कल होता है, अगर आपका वहां पे अगर आपका निशाना लगता है तीर का तो आप एक्यूरेट हैं, तो आपको फुल 10 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर जैसे समझ लीजिए कि ये सर्कल आपका सेंटर के सर्कल से बाहर आया, थर्ड या फोर्थ गोले में आपका लगा तीर, तो आपको मार्क्स पॉइंट कम मिलेंगे। वैसे ही अगर आपका सेंटर से एक गोले अंदर हुआ तो आपको कुछ ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। किससे? बाहर वाले के कंपेयर से। लेकिन जो अंदर वाला है आपका वो एक्यूरेट नहीं है, वो आपका बाहर वाले गोले में है, इसीलिए उसे हम एक्यूरेट इतना भी एक्यूरेट नहीं कह सकते हम। लेकिन जैसे अलग अलग जगह आपका ये जैसे फोर्थ वाली है नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, तो वहाँ पे जैसे इसमें बताया गया कि जैसे अलग अलग निशाना लग रहा है आपका, एक यहाँ पे लग रहा है, 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 तो आप एक्यूरेट नहीं है। ओके। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि इट इज द क्लोजनेस with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured। तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। एक्यूरेसी का मेजरमेंट का मतलब क्या है कि आपका कि कंफर्मिटी है टू ट्रूथ, यानी हम लोग सच के बहुत ही नजदीक हैं। ओके। तो एक्यूरेसी कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनएक्यूरेसी और लिमिट्स ऑफ एरर एंड कैन बी इन एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे। तो हम एक्यूरेसी को 3 और पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं कि पॉइंट एक्यूरेसी, देन एक्यूरेसी एज अ परसेंट ऑफ स्केल रेंज
देन थर्ड इज एक्यूरेसी एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। तो हम इन 3 पार्ट में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए, तो पॉइंट एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी की परसेंटेज स्केल रेंज की एक्यूरेसी क्या होती है, और ट्रू वैल्यू की परसेंटेज क्या होती है एक्यूरेसी, उस वो भी देख लेते हैं। तो आइए पहले देखते हैं पॉइंट एक्यूरेसी क्या है। पॉइंट एक्यूरेसी, दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओनली एट वन पॉइंट ऑफ इट्स स्केल। यानी कि क्या है, ये आपका जैसे कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप वर्नियर कैलिपर्स ले रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स में आपका जो कोई भी एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपका, इन शॉर्ट अगर आपको वर्नियर कैलिपर से आप किसी की रेडियस ले रहे हो, किसी का रेडियस ले रहे हो, जैसे कोई गोला है, घन है, या फिर कोई गोल स्फीयर है, उसकी आप त्रिज्या ले रहे हो, तो जो आपका जो एक्यूरेसी आई मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जैसे समझ लीजिए कि आपका 1 सेंटीमीटर रेडियस का, आपका 1 सेंटीमीटर डायमीटर का आपका कोई स्क्वायर है, तो जो 1 सेंटीमीटर आया वो एक एक्यूरेसी आई, यानी पॉइंट एक्यूरेसी आई। तो एग्जैक्ट उतने एरिया का ही आपका जो सॉरी उतने ही उतने ही डायमीटर का आपका स्फीयर है, तो उसे हम पॉइंट एक्यूरेसी कहते हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस एक्यूरेसी डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूरेसी एट अदर पॉइंट। यानी कि ये जो एक्यूरेसी है, पॉइंट एक्यूरेसी, एक पर्टिकुलर पॉइंट की एक्यूरेसी के बारे में ही आपको बताएगी, उसके अलावा के एक्यूरेसी के बारे में आपको जानकारी नहीं देगी। तो जैसे कि वो निशान वाला एग्जांपल भी है, इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये, अगर आप सेंटर में मारते हैं तीर, तो आपको हाई एक्यूरेसी मिलेगी, हाई पॉइंट मिलेगा। जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये रेड वाला सेकंड वाला फर्स्ट नंबर का रेड वाला जो आपका गोला है, अगर आप उसमें मारते हो पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, तो आपको पॉइंट डिसाइडेड होगा कि आपको अगर यहाँ पे अगर आपका तीर लगता है तो आपको इतने पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जैसे कि ये व्हाइट और आपका रेड के बीच का जो एरिया है, इतना सा एरिया, वो गोल एरिया में अगर आपको तीर लगता है, तो वो एक्यूरेसी आपकी बताए, वो मतलब उस पॉइंट पे कितने पॉइंट आपको मिलेंगे वो एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी। तो पॉइंट एक्यूरेसी क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको कितने पॉइंट मिलेंगे वो आपकी एक्यूरेसी बताती है। तो इसी को हम पॉइंट एक्यूरेसी कहते हैं। ओके, तो एक्यूरेसी में दूसरी एक्यूरेसी है परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज, यानी जो स्केल की रेंज होती है उसको परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट हैज यूनिफॉर्म स्केल, आपका जो स्केल है वो यूनिफॉर्म हो, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे हो, तो इट्स एक्यूरेसी में बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्केल रेंज। ओके, देन थर्ड एक्यूरेसी इज एक्यूरेसी एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, मतलब ये आपका एक बहुत ही बेस्ट वे है आपका, कि कोई भी बेस्ट आइडिया है किसी भी एक्यूरेसी को स्पेसिफाई करने का, उसके ट्रू वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से। मतलब समझ लीजिए कि आपका जैसे एग्जांपल अगर आपको दें, तो जैसे आपके घर में वोल्टेज आ रहे हैं, तो आपके घर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 240, लेकिन वेरिएबल वोल्टेज कितने हैं आपके, तो आप कहेंगे सर प्लस और माइनस 5%। ओके, प्लस और माइनस 5% का मतलब क्या है कि वो रेंज है एक, कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है, जैसे 240 है ट्रू वैल्यू, तो उसका आप 5% निकालेंगे तो वो ऊपर और नीचे यानी प्लस और माइनस हम कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी को हम दर्शाने का तीसरा एक तरीका ये भी है कि उसको परसेंटेज वैल्यू, ट्रू वैल्यू के परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। ये सबसे बेस्ट तरीका है एक्यूरेसी को दिखाने का। ओके, सो एक्यूरेसी के तीन पॉइंट हो गए कि एक्यूरेसी क्या किसे कहते हैं हम, पॉइंट एक्यूरेसी किसे कही जाती है, फिर स्केल रेंज में परसेंटेज में दर्शाने का एक्यूरेसी को, और ट्रू वैल्यू परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू के परसेंटेज को हम एक्यूरेसी कहेंगे, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है, तो प्रिसीजन इज मेजर ऑफ हाउ मच डिटेल इंफॉर्मेशन इज गिवन। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिली है, यानी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिली है। सेकंड हमारा टर्म ये भी हो सकता है कि प्रिसीजन इज द
डिग्री टू विच एग्जैक्टनेस इज अप्लाइड। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका आप आप समझिए, एग्जांपल एक ले लेते हैं कि जैसे आप कोई वोल्टेज ले रहे हैं, लेबोरेटरी में आप जैसे कोई वोल्टेज ले रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो आपके पास डिजिटल मीटर नहीं है और आपके पास एक एनालॉग मीटर है, एनालॉग वोल्ट मीटर है, जिसका पॉइंटर आपका बार बार डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक्यूरेसी लेने के लिए, उसमें से आपको एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक से ज़्यादा रीडिंग लेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा रीडिंग लेंगे, इसका मतलब कि आप उसका फिर उसका फिर कोई एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम एक्यूरेट वैल्यू यानी नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू हम कह सकते हैं। तो प्रिसीजन का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा बार आप जो वोल्टेज ले रहे हैं, एक से ज़्यादा बार जो रीडिंग ले रहे हैं, तो वो आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में कि आपका वोल्टेज कितना है या कितना ट्रू वैल्यू के नज़दीक है। ठीक है, सो प्रिसीजन उसको कहते हैं हम। तो प्रिसीजन इन मेजरमेंट इज हाउ एग्जैक्टली द मेजरमेंट वॉज टेकन। एग्जाम्पल, स्मॉलर यूनिट इज यूज, द मोर एग्जैक्ट इज द रिजल्ट। एक और एक टर्म ऐसा भी प्रिसीजन का कहा सकता है कि कैसा मेजरमेंट को हम कितनी एग्जैक्टली ले रहे हैं, कितनी एग्जैक्टली आपका मेजरमेंट हो रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आपका जितना स्मॉलर यूनिट होगा, जितना स्मॉलर यूनिट आप यूज करेंगे उतना ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, और चौथी व्याख्या क्या कहती है, प्रिसीजन की चौथी व्याख्या क्या कहती है, प्रिसीजन इन द नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल और डिजिट। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता ही दिया कि क्या है, कैसा है आपका। ठीक है, तो प्रिसीजन का सिंपल मतलब क्या है कि आपको एक से ज़्यादा आपको रीडिंग लेने हैं, जितना स्मॉलर यूनिट होगी उतना ही आपको एक्यूरेटली आपको जो क्या एक्यूरेट आपको मेजरमेंट मिलेगा। ओके, तो प्रिसीजन का मतलब ये होता है। अब तीसरा देखते हैं हम, स्टेबिलिटी। सो व्हाट इज स्टेबिलिटी? द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग सिस्टम टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप किसी मेजरिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड को मेंटेन करके उसकी परफॉर्मेंस को हम ओवर द पीरियड यानी टाइम जाने के बाद भी हम उस पे एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसी एबिलिटी को हम मेजरिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी कहते हैं। जीरो स्टेबिलिटी इसमें क्या होती है कि जीरो स्टेबिलिटी डिफाइंस द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिस्टोर to zero reading after the input quantity has been brought to zero while other conditions remains the same। जीरो स्टेबिलिटी में, जीरो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जीरो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग आपको जीरो लेना है। जीरो कब लेना है, जब आप इनपुट में कुछ नहीं दे रहे हो। ओके, तो वो जीरो रीडिंग अगर आ जाता है तो वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आपकी स्टेबिलिटी होगी और उसे हम जीरो स्टेबिलिटी कहेंगे। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज रिजोल्यूशन। सो व्हाट इज रिजोल्यूशन? सो इफ द इनपुट टू एन इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज स्लोली फ्रॉम some arbitrary non-zero value and it will be observed that the output of the instrument does not change at all until there is a certain minimum increment in the input। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? तो रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में आप इनपुट है वो स्लोली इंक्रीज कर रहे हो, स्लोली इंक्रीज कर रहे हो, तो जो आपका जो भी रीडिंग है, जो आपका रीडिंग बता रहा है उस टाइम में, तो आउटपुट जो है वो उतने जो चेंजेस के दौरान आपका चेंज आउटपुट नहीं हो रहा है। यानी जो आपका इनपुट आप जो स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हो रहा है। कुछ टाइम तक, कुछ मिनिमम टाइम तक आपका चेंज नहीं हो रहा है।
देन जैसे ही आप इनपुट को और बढ़ा रहे हो, आगे आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो वैसे वैसे आपका जो आउटपुट है वो थोड़े टाइम के बाद आपका कुछ आउटपुट बढ़ेगा। तो उसी मिनिमम इनपुट, जो मिनिमम इंक्रीमेंट है आपका इनपुट का, तो वो इनपुट के मिनिमम इंक्रीमेंट को हम रिजोल्यूशन कहेंगे। ओके, सो दिस मिनिमम इंक्रीमेंट इन व्हाट इज इनपुट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। समझ लीजिए कि कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपका कोई कोई भी ए मीटर है, समझ लीजिए आप ए मीटर से आप कोई एसी करंट आप लोग मेजर कर रहे हो। अब एसी करंट में क्या हो रहा है, आप इनपुट दे रहे हो उसको, तो इनपुट जब दे रहे हो, अब इनपुट आप स्लोली 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 इंक्रीज कर रहे हो, तो जैसे ही आप इनपुट इंक्रीज कर रहे हो वैसे ही वैसे आपका जो वोल्टेज का कर्व है, यानी आउटपुट में अगर आप आउटपुट में अगर आप करंट ले रहे हो और एक रेजिस्टेंस आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स्ड है कि इतना ही रेजिस्टेंस है। सो जैसे जैसे धीमे 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 आप वोल्टेज या फिर करंट आप इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे आपका वोल्टेज भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ पर्टिकुलर पीरियड पे जो करंट आप इंक्रीज कर रहे हो स्लोली, तो उस टाइम पे जो आपका वोल्टेज है वो आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेडी पोजीशन पे है। ठीक है, और एकदम से आप अगर फिर वो जो आप इनपुट दे रहे हो वो आपका किसी एक वैल्यू पे आ गया, वो वैल्यू के बाद अगर आप करंट दे रहे हो तो उसके बाद आपका वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो मिनिमम जो आपका इंक्रीमेंट हुआ इनपुट में, जो इनपुट में आपका मिनिमम इंक्रीमेंट हुआ जिस टाइम पे आपका वोल्टेज था जो स्टेडी था, तो वो मिनिमम इनपुट को, मिनिमम इंक्रीमेंट ऑफ इनपुट को हम रिजोल्यूशन कहेंगे। ओके, तो दूसरी व्याख्या भी है, दूसरा भी है कि द रिजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंटल ऑफ इनपुट क्वांटिटी टू विच द मेजरिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो रिजोल्यूशन के बारे में आपको पता चली होगी कि रिजोल्यूशन क्या है। नाउ आगे देखते हैं हम सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है? तो द सेंसिटिविटी डिनोट्स द स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल टू विच द इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड्स। सो सेंसिटिविटी क्या है? जो आप कुछ भी एक छोटा सा भी आउटपुट अगर आप में इनपुट में अगर आप चेंज कर रहे हो, स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल, इसका मतलब है कि अगर आप कुछ भी इनपुट में अगर थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है। तो उन दोनों के रेशियो को हम, यानी कि उन दोनों के रेशियो को हम सेंसिटिविटी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक दे रखा है कि इनपुट दे रखा है आपका और एक आउटपुट दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इनपुट है वो आपका, समझ लीजिए कि ये पॉइंट से ये पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट से आपका इंक्रीज होके आपका इनपुट यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये जो इनपुट में चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट में क्या चेंज हुआ कि हमारा जो आउटपुट है वो इस पोजीशन से यानी नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये जो स्लोप बना, तो ये जो स्लोप है यानी कि जो आउटपुट बाय इनपुट है, तो उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। सो सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंजेस इन द आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, यानी इनपुट में। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि चेंज इन आउटपुट of measured value of measuring instrument to the change in input
ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ओके, तो इसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ये आपका अगर स्लोप आपका अगर ये लीनियर है, लीनियर मोशन में है, तो ऐसे कुछ डिनोट होगा आपकी सेंसिटिविटी डेल्टा क्यू ओ, यानी ये जो इनपुट में चेंज आउटपुट में चेंज हो रहा है वो, और डेल्टा क्यू आई जो आपका इनपुट में चेंज हो रहा है वो। सो जैसे जैसे आपके इनपुट में आपका चेंज होगा वैसे वैसे आपका आउटपुट में भी चेंज होता रहेगा। सो द सेंसिटिविटी वेरीज विद द इनपुट। Inverse sensitivity or deflection factor is defined as the reciprocal of the sensitivity. So deflection factor क्या कहलाता है? 1 upon sensitivity. Okay, deflection factor is what? 1 upon sensitivity. Simple. Okay, now आगे linearity. So what is linearity? So linearity is the closeness of calibration curve of measuring system to the straight line. Linearity is defined the proportionality between input quantity and output signal. And if the sensitivity is constant for all values from 0 to full scale value of measuring system, then the calibration characteristic is linear and is a straight line passing through the origin. Okay, जैसे ये अगर आपकी सेंसिटिविटी आपकी कांस्टेंट रह रही है हर जगह पे, जैसे आपका इनपुट चेंज हो रहा है वैसे जैसे आपका इनपुट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, तो आपको लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी और आपको एक स्ट्रेट लाइन पास होती हुई दिखेगी ओरिजिन में से। इट इज इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट द स्केल में बी मेड लीनियर। तो इन केस देयर इज अ जीरो एरर, द कैरेक्टरिस्टिक अज्यूम्स the form of equation given by y is equal to mx plus c, where y is input and x is input and m is slope and c is intercept. But linearity linearity is the closeness of the calibration. Sorry, 1 minute, यहाँ पे erase करना पड़ेगा। So linearity is the closeness of calibration curve of a measuring system to a straight line. So simple है कि आपका जो linearity क्या है, आपका जो भी आइडियल स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब आपका जो सेंसिटिविटी होती है, अगर आपकी आइडियल है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो उसका और ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी हमने जो मेजरिंग सिस्टम करी उसके स्ट्रेट लाइन, तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे है एक मैक्सिमम डेविएशन है कि यानी इतना ही, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका ये जो मेजर वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है उनके बीच, उसके बीच का गैप कुछ इतना ही आ सकता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम डेविएशन दोनों के बीच में इतना ही आ सकता है। सो किसी भी मेजर्ड वैल्यू, किसी भी कैलिब्रेशन, यानी किसी भी जो आपने कैलिब्रेशन किया, यानी कि जो आपने आउटपुट के जो भी आपने लिए कैलिब्रेट किया, तो उसका स्ट्रेट लाइन के साथ कितना आपका कितनी क्लोजनेस है, उसी को बताने के लिए हम लिनियरिटी का यूज करते हैं। यानी एक्चुअल वैल्यू क्या है और जो मेजर्ड वैल्यू है हमारी वो क्या है, तो दोनों के बीच का जो डेविएशन है उसको बताने के लिए हम लिनियरिटी का यूज करते हैं। अगर ये दोनों का डेविएशन, जो एक्चुअल कर्व है और आइडियलाइज स्ट्रेट लाइन है, उन दोनों का कर्व अगर ज्यादा डेविएशन ज्यादा आता है, तो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है मेजरमेंट के लिए वो एक्यूरेट नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ खराबी है। लेकिन अगर ये डेविएशन कम है,
तो आपका जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और वो बहुत ही अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, तो लीनियरिटी का मतलब सिंपल है। ओके, तो आगे फिर लीनियरिटी के बाद है हमारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस with which the same value of input quantity is measured at different times and under the different condition of usage of instrument and by the different instrument। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी अगर कोई भी एक ही वैल्यू है, कोई भी डिफरेंट वैल्यू है, तो वो डिफरेंट वैल्यू इनपुट क्वालिटी या डिफरेंट क्वांटिटी यानी कि जो इनपुट क्वांटिटी है आपकी वो एक ही इंस्ट्रूमेंट में या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आप बार मेजर कर रहे हैं तो आपको वही मेजर्ड वैल्यू वापस मिल रही है। कोई भी डिफरेंट कंडीशन में भी हो रही है या कोई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से भी आप, जैसे समझ लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप एनालॉग वोल्ट मीटर से आप किसी वोल्टेज को मेजर कर रहे हो, तो आपको समझ लीजिए कि आपको 20 और 21 के बीच में ही आपको वोल्टेज मिल रहा है कि 20 वोल्ट एसी है आपका या 21 वोल्ट एसी है आपका। ओके, नाउ इंस्ट्रूमेंट को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो सोर्स है आपका, जो मेजर्ड क्वांटिटी है यानी जिसको आपको मेजर करना है, यानी वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेम है और आप उसे डिजिटल मीटर से आप लोग चेक कर रहे हो, तो अभी आपको वैल्यू 20 और 21 के बीच में ही मिल रही है। तो ये जो दोनों के बीच में दोनों के क्वालिटी सेम आई, यानी दोनों के क्वालिटी के बीच में जो आउटपुट में सेम आई, तो उसी को हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। भले आपके इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं, भले आपने अलग अलग कंडीशंस में, यानी कि टाइम भी चेंज हो गया आपका, समझ लीजिए कि आपका कोई भी टाइम चेंज हो गया जब आप एनालॉग से ले रहे हो इंस्ट्रूमेंट से और आप डिजिटल से आप किसी भी मेजर्ड वैल्यू को मेजर कर रहे हो, तो दोनों का आपका कंडीशन चेंज हो गई, लेकिन फिर भी आपका जो वैल्यू थी वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में ही आई, पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में आई, तो इसी को हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। ओके, so the output signal and indications are checked for consistency over the prolonged periods and at a different locations. Perfect reproducibility ensures interchangeability of instrument and transducer. So इससे पहले एग्जांपल को आप गौर से समझना कि एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद ही आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी समझ में आएगी। सो एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है। नाउ रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बाद आपका आता है रिपीटेबिलिटी। सो रिपीटेबिलिटी क्या है? It describes the closeness of output readings when the same input is applied repetitively over a short period of time with the same measurement conditions, same instrument and observer, same location and same conditions। तो रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपका आउटपुट के जो रीडिंग है वो आप सेम आ रहे हैं। कब? जब आप सेम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम मेजरमेंट कंडीशन है आपकी, सेम ही आपका इंस्ट्रूमेंट है और जो आपका रीडिंग ले रहा है यानी जो ऑब्जर्वर है वो भी सेम है, आपका सेम लोकेशन है, सेम कंडीशन है आपकी। ओके, तो ये जो पूरी प्रोसेस थी इसमें क्या क्या रिपीटेबिलिटी में आपका क्या क्या सेम होना चाहिए? आपका सेम मेजरमेंट कंडीशन होनी चाहिए, सेम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सेम ऑब्जर्वर होना चाहिए, लोकेशन भी सेम होनी चाहिए और कंडीशन भी सेम होनी चाहिए। ओके, सो रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो आउटपुट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कब रिपीट हो रहा है? जब आपका सेम इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं रिपीटेबली। उसमें कंडीशंस क्या क्या रहेगी आपकी? सेम मेजरमेंट कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि आप अगर एसी वोल्टेज अगर मेजर कर रहे हैं तो आप एसी ही वोल्टेज मेजर करेंगे बाद में भी।
इंस्ट्रूमेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप एनालॉग वायर यूज कर रहे हैं तो एनालॉग यूज करिएगा, डिजिटल यूज कर रहे हैं तो आप डिजिटल ही यूज करिएगा। ऑब्जर्वर भी सेम होना चाहिए, आपका लोकेशन भी सेम होनी चाहिए, आपका सेम कंडीशन भी होनी चाहिए। पूरे थ्रू आउट प्रोसेस के थ्रू आपकी कंडीशन भी सेम होनी चाहिए। सो रिपीटेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल नॉइस। ओके, सो इंटरनल नॉइस से भी आपकी रिपीटेबिलिटी जो होती है चेंज हो सकती है। इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। जैसे मैंने आपको ट्रू वैल्यू के परसेंटेज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो बताया कि जैसे आपका घर में 240 आ रहा है तो आप 240 प्लस और माइनस 5% तक आप उसे बता सकते हैं। ओके, तो ये एक था एक रिपीटेबिलिटी की आपकी एक व्याख्या थी कि रिपीटेबिलिटी का यूज कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है। ओके, तो यहाँ जैसे समझ लीजिए कि ये एक कोई आपका ऑब्जर्व एवरेज है, यानी किसी एक चीज को आप ऑब्जर्व करके ये कर्व बन रहा है। तो ये जो सेम इनपुट के लिए आप बार बार वही इनपुट देके आप जो ये मेजर कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, तो ये एवरेज आपका ट्रू एवरेज आएगा और जो आपकी प्रोसेस होगी वो रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। तो इसी कंडीशन को हम रिपीटेबिलिटी भी कहते हैं। ओके, नाउ थ्रेशोल्ड। सो if the instrument input is increased very gradually from 0, there will be some minimum value below which no output change can be detected. So this minimum value defines the threshold of the instrument. थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि आप किसी इनपुट को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं जीरो से लेके आपका धीमे 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 ग्रेजुअली आपका इंक्रीज हो रहा है मिनिमम वैल्यू तक। लेकिन कुछ कुछ टाइम तक आपका कुछ मिनिमम वैल्यू के टाइम तक आपका आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर आपका जीरो आउटपुट है तो आपका जीरो ही आउटपुट शो हो रहा है। तो वो जो मिनिमम वैल्यू, जो आपका इनपुट की जो मिनिमम वैल्यू है, उसी को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहेंगे इंस्ट्रूमेंट की। ओके, नाउ ड्रिफ्ट। व्हाट इज ड्रिफ्ट? It is a slow variation in the output signal of a transducer or measuring system which is not due to any change in input quantity. So output drift, what is drift? हाँ, ड्रिफ्ट से पहले हम एक टर्म जान लेते हैं, ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे ट्रांसड्यूसर वर्ड यूज हुआ है, तो ये ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा आपका एक ऐसा आपका इक्विपमेंट है जो आपको कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी मेजरिंग क्वांटिटी हो, उसको आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो उसी को हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ओके, तो ड्रिफ्ट, अब ड्रिफ्ट पे आ जाते हैं। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि आपका जो आउटपुट सिग्नल है उसमें एक स्लोली वेरिएशन हो रहा है, स्लोली वेरिएशन हो रहा है, और लेकिन आप इसमें इनपुट क्वांटिटी में किसी भी टाइप का चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जो आउटपुट का जो चेंज आया स्लोली, जैसे समझ लीजिए कि आपने किसी इनपुट में आपने कुछ भी वोल्टेज नहीं दिया है, लेकिन आपका आउटपुट हो रहा है वो धीमे धीमे, जैसे कभी आउटपुट आपका 0 बता रहा है, कभी आउटपुट आपका 0.5 बता रहा है, कभी आउटपुट आपका 0.7 बता रहा है, कभी आउटपुट आपका 0.9 बता रहा है। लेकिन आप इनपुट में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो अभी आपके आउटपुट सिग्नल में अगर स्लोली वेरिएशन होता है तो उसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ओके, सो it is the primarily due to changes in operating conditions of a components inside the measuring system. The drift is noticeable as a zero drift or sensitive drift. So drift क्यों होता है? ड्रिफ्ट का होने का कारण क्या है? ड्रिफ्ट का होने का कारण कुछ नहीं है, आपका इंटरनली कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ कंडीशंस चेंज हो रही है, कुछ कंपोनेंट्स में खराबी आने, ये भी एक कारण हो सकता है ड्रिफ्ट का होना। ओके, तो ड्रिफ्ट के बारे में पता चले, ड्रिफ्ट आपका स्लोली आउटपुट में आपका चेंज हो रहा है लेकिन आप इनपुट में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं,
फिर भी आपका आउटपुट में चेंज हो रहा है, तो उसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ये कंडीशन क्यों होती है कि आपका जो ऑपरेटिंग कंडीशन है या कंपोनेंट है आपका, वो कुछ चेंज हो रहा है अंदर अंदर ही अंदर आपके कुछ खराबी हो रही है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। और ड्रिफ्ट होता है वो दो टाइप में डिवाइड भी होता है आपका, जीरो ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। तो जीरो ड्रिफ्ट क्या है? तो जीरो ड्रिफ्ट इज अ डेविएशन ऑब्जर्व्ड इन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट विद द टाइम फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू एंड ऑल द अदर मेजरमेंट कंडीशंस आर कांस्टेंट। तो जीरो ड्रिफ्ट क्या है? जीरो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि आपका जो इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग से जब आपने कुछ भी इनपुट नहीं दिया तब से लेके अभी तक कुछ मिनिमम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपका आउटपुट है वो कुछ वेरी कर रहा है, आउटपुट सिग्नल आपका वेरी कर रहा है, तो उसी को हम जीरो ड्रिफ्ट कहेंगे। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब सिंपल है कि जीरो से ड्रिफ्ट होना, यानी ओरिजिन पॉइंट से आपका ड्रिफ्ट होना। ओके, दिस may be caused by the change in component value or due to the variation in ambient conditions or due to aging. So जीरो ड्रिफ्ट का मतलब आप समझ गए क्या है जीरो ड्रिफ्ट। ओके, सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट तो रही है। सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट का मतलब क्या है आपका? सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट का मतलब है कि कुछ सेंसिटिविटी का मतलब क्या है आपका? जैसे कि आप इनपुट में कुछ चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट में चेंज होता है, लेकिन सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट में क्या होगा कि आपका पहले से आपने कुछ इनपुट दे रखा है, तब तो आपका आउटपुट में चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन अब आप इनपुट में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका आउटपुट में कुछ ना कुछ चेंज दिख रहा है। तो वो जो टाइम पीरियड के दौरान जीरो से ऊपर वाले टाइम पीरियड के दौरान जब आपका आउटपुट में चेंज होता है लेकिन आप इनपुट में चेंज नहीं कर रहे हो, तो उसी ड्रिफ्ट को हम सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ओके, नाउ टॉलरेंस, व्हाट इज टॉलरेंस? which is it is the term which is closely related to accuracy and defines the maximum error which is to be expected in some value. While it is not strictly speaking a static characteristic of measuring instrument, it is mentioned because of the accuracy of some instrument, sometimes the quotes as a tolerance figure. कभी कभी टॉलरेंस को हम कभी कभी उसको एक्यूरेसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। टॉलरेंस क्या है? वो एक मैक्सिमम एरर को दिखाती है। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट में आपकी मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है वो बताती है। तो उसी जो वैल्यू आपके मैक्सिमम एरर को बताती है उसी को वैल्यू को हम टॉलरेंस कहते हैं। ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपका जो एरर मैक्सिमम एरर है उतना ही आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपकी एरर बताए, उससे कम भी बता सकती है या फिर उससे ज्यादा तो बता ही नहीं सकती। ओके, सो टॉलरेंस सिंपल है, इट इज अ क्लोजली रिलेटेड टू एक्यूरेसी and defines the maximum error which is to be expected in some value. लेकिन जब हम टॉलरेंस इज when used correctly describe the maximum deviation of a manufactured component from the some specified value. जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर होता है, तो उसका टॉलरेंस कितना हो सकता है? प्लस और माइनस 5%। तो ये जो वैल्यू आपकी पहले से प्री डिफाइंड आती है मैन्युफैक्चरर थ्रू, तो परसेंटेज में जो हमने बताई होती है, जैसे कि एग्जांपल में आपको पहले ही बताया कि जैसे आपका कोई इक्विपमेंट है, समझ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका कोई इक्विपमेंट है, समझ लीजिए आपका एसी है, तो एसी पे क्या होता है कि आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि 240 हो तभी वर्क करे, वो कभी 235 पे भी वर्क कर सकता है आपका, या ओवर वोल्टेज हो यानी 245 पे भी हो तो भी आपका वर्क कर सकता है। तो ये जो रेंज आई जो मैन्युफैक्चरर पहले से ही डिसाइड करके देता है कि आपका अगर इतना मैक्सिमम वोल्टेज हुआ या इतना मिनिमम वोल्टेज हुआ तो आपका एसी वर्क करेगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी पहले से बताई रखी है उसने,
तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वही आपका टॉलरेंस है। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इज रेंज एंड स्पान। So what is range and what is span? So span and range are two terms that convey the information about the lower and APA calibration point. Range and span. So range and span का मतलब आप क्या समझते हैं? Range का मतलब क्या है? जैसे आप कोई साइन वेव लेते हैं, साइनोसोडल वेव लेते हैं आपका, तो उसकी रेंज क्या है? रेंज का मतलब है कि +1 से लेके -1 तक जाएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू उसकी +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू उसकी -1 हो सकती है। और स्पान का मतलब क्या है? स्पान का मतलब ये है कि वो जो साइन वेव है आपकी, वो आपकी कब तक रिपीट होगी, यानी कब तक रिपीट होगी मतलब आपका एक वेव आपका कब खत्म होगा, यानी 360 डिग्री पे आपका एक वेव खत्म होता है, तो वो आपका स्पान हुआ। ठीक है, सो मेजरमेंट के टर्म में हम स्पान को कैसे डिफरेंट कर सकते हैं? सो स्पान इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन फुल स्केल एंड लोअर स्केल वैल्यू। फुल स्केल और लेवल स्केल वैल्यू, तो एग्जांपल जैसे मैंने आपको साइनसोइडल वेव का दिया, तो उसका स्पान कितना हुआ, तो आपको फुल स्केल कितनी मिलेगी, आपको 360। स्मॉल लोअर स्केल क्या मिलेगी वैल्यू आपको 0, यानी 0 से 360 डिग्री जा रहा है आपका, तो 360 माइनस 0 यानी स्पान कितना हुआ आपका 360 डिग्री का स्पान हुआ। ओके, एंड देन रेंज कितनी हुई आपकी +1 से -1 तक वैल्यू, यानी मैक्सिमम कितना जा सकता है और मिनिमम कितना जा सकता है, वो आपको बताने के लिए उसे हम रेंज कहते हैं। ओके, तो ये कुछ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक थी मेजरमेंट की, तो हमने ये पढ़ ली। तो नाउ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, पहले तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है? सो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक इज सेट ऑफ क्राइटेरिया is defined for the instrument which are changes rapidly with the time is called dynamic characteristic। आपका कुछ भी कोई भी वैल्यू आपकी टाइम के साथ रैपिडली चेंज हो रही है, तो उसे हम डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। सो चार टाइप की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी। एक स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, देन मेजरिंग लैग, देन फिडेलिटी एंड देन डायनेमिक एरर। तो आइए इन सब के बारे में जान लेते हैं एक एक करके कि स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स किसे कहते हैं। सो इट रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सडन चेंजेस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। सो क्या कहना चाह रहा है कि आपका अगर इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज अगर हो रहा है, आपका सडनली कुछ चेंज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट कितने टाइम में आपका चेंज बताता है। तो जो ये टाइमिंग है, जो ये स्पीड है आउटपुट बताने की, तो उसी को हम स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके, सो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। It is usually specified as the time taken by the system to come close to steady state conditions. For the step input function, the speed of response is evaluated from the knowledge of the system performance under transient condition and such as the time constant, measurement lag, setting time and dead time. Dynamic range are used to convey the response of the variety of systems encountered in practice। सिंपल है कि स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या है कि अगर जब भी आपका आउटपुट आपका चेंज हो रहा है, सडन आपके इनपुट में आपका कुछ चेंज आ रहा है, सडनली आपका इनपुट कुछ चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली कितने टाइम में आपका आउटपुट में चेंज हो रहा है, यानी कितने टाइम में आपका जो भी सिस्टम है वो कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसी को हम स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, जैसे आपका एक पुराना आपका फोन होता था, जो टच वाला फोन होता था, कैपेसिटिव टच जिसमें आता था पुराना, तो उसमें जब हम टच करते थे तो टच का रिस्पॉन्स कब होता था, और अभी के जो हम यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन,
तो उसमें टच करते हैं तो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स हो रहा है, बस। तो ये जो रिस्पॉन्स का टाइम है उसी को हम स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये एक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, नाउ measuring lag. So what is measuring lag? So it is defined as the delay in the response of an instrument to change in the measurement. measuring lag का मतलब क्या है कि आप उसको इनपुट दे रहे हो और कितने टाइम में, यानी कब आपका आउटपुट मिल रहा है, यानी जो रिस्पॉन्स में जो डिले हो रहा है तो उसी डिले को हम मेजरिंग लैग कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई हाई रेजोल्यूशन एंड वाली आप कोई गेम खेलते हो, पीसी में खेलोगे या फिर आप मोबाइल में खेलोगे, तो आपका जो 4 GB वाला रैम होगा, 4 GB रैम वाला आपका स्मार्टफोन होगा, तो उसमें आपका रिस्पॉन्स कब आएगा, आपको जब इनपुट देके और रिस्पॉन्स कुछ टाइम बाद आएगा। लेकिन उसी गेम को हम 8 GB रैम वाले कोई फ़ोन में खेल रहे हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट आएगा। तो हम कहते हैं ना ऐसा कि भाई गेम तो हमारी लैग हो रही है, तो वो लैग का मतलब क्या है, जो रिस्पॉन्स में जो डिले हो रहा है तो उसी को हम मेजरिंग लैग कहते हैं, यानी उसी को हम लैग कहते हैं। सो मेजरमेंट लैग के आपके दो टाइप होते हैं, एक आपका होता है रिटार्डेशन टाइप और एक होता है आपका टाइम डिलेटिव टाइप लैग। सो रिटार्डेशन टाइप के लैग में क्या होता है, the response of the measurement system begins immediately after the change in measured quantity has occurred. रिटार्डेशन टाइप के में क्या होता है कि जो आपका मेजरमेंट जो सिस्टम रिस्पॉन्ड होता है, आपका रिस्पॉन्स होता है वो इमीडिएटली आपका चेंज हो जाता है। मेजर्ड क्वांटिटी में अगर आपका कुछ चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो रिस्पॉन्स हो रहा है तो वो चेंज के साथ साथ तुरंत ही आपका इमीडिएटली इफेक्ट आपको बता देगा। यानी कि जैसे मैंने गेम का एग्जांपल दिया, तो वो हाई, अगर आप गेम में जैसे समझ लीजिए कि वो कोई पीवीपी गेम है, मतलब आप उसमें कोई सामने 1v1 कर रहे हो आप, तो उसमें जैसे ही आप बटन दबा रहे हो, जैसे समझ लीजिए आप फायर बटन दबा रहे हैं, तो फायर बटन दबाते ही आपका रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद करेगा रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो लेकिन जो आपकी इफेक्ट हुई, जो आपने बटन दबाया और आपको लगा कि आपकी प्रोसेस शुरू हो गई है, तो उसी टाइप को हम रिटार्डेशन टाइप कहते हैं। टाइम लैग टाइप क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो होता है, ये टाइम डिले लैग में द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम बीइंग्स आफ्टर अ डेड टाइम और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। ओके, टाइम डिले लैग में क्या होता है कि आपका जैसे आपने फायर बटन दबाया, एग्जांपल में आपने जैसे फायर बटन दबाया, लेकिन आपका मर गए, आप समझ लीजिए कि सामने वाले ने आपको मार दिया, लेकिन आपके स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है कि आप फायर कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप मर जाते हैं, उसके बाद आपको फायर दिख रहा है। तो ये जो डेड टाइम हो गया, यानी कि जो आपका टाइम निकल जाने के बाद अगर आपका कोई प्रोसेस हो रही है तो उसे हम टाइम डिले लैग कहते हैं। ओके, नाउ डायनेमिक एरर, थर्ड एरर है हमारी डायनेमिक एरर। सो व्हाट इज डायनेमिक एरर? सो इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू of the quantity changing with the time and the value indicated by the instrument provided the static error is 0. So what is dynamic error? Dynamic error का मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी क्वांटिटी की वैल्यू जो है, वो जो आपको चेंज वैल्यू जो मिल रही है वो, और जो आपका इंस्ट्रूमेंट आपको बता रहा है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जो आपको जिसकी स्टैटिक एरर आपकी 0 है, तो वो जो वैल्यू बता रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम डायनेमिक एरर कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसा आपका ये T1 है, आपका T1 टेम्परेचर है एंड देन T2 टेम्परेचर है, तो स्मॉल T1 टाइम पे कैपिटल T1 टेम्परेचर है और स्मॉल T2 टाइम पे आपका
कैपिटल T2 टेम्परेचर है। तो आपका जो ये इनपुट एरर है, इनपुट टेम्परेचर है, उसकी लाइन ये वाली है ऊपर वाली। एंड देन जो आपका मेजर्ड है, मेजर जो आपको मतलब जो आपको एक थर्मोमीटर बता रहा है, तो वो थर्मोमीटर आपको बता रहा है कि ये जो सेकंड लाइन है उतना आपका टेम्परेचर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया, इन दोनों का जो डिफरेंस आया, तो उसी डिफरेंस को हम डायनेमिक एरर कहते हैं। ओके, सो टोटल डायनेमिक एरर is the phase difference between the input and output of the measurement system. ओके, तो डायनेमिक एरर क्या है कि आपका आउटपुट में आपको क्या क्वांटिटी मिल रही है और आपका जो भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपको क्या क्वांटिटी दे रहा है। तो उन दोनों के बीच के जो रीडिंग्स में आपके जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम डायनेमिक एरर कहते हैं। सिंपल। ओके, नाउ fidelity. So what is fidelity? It is the ability of the system to reproduce the output in the same form as the input. So fidelity क्या है? Fidelity का मतलब है कि जो भी आपका आउटपुट है उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है एज अकॉर्डिंग टू द इनपुट। यानी अब जो आप जब भी आपका समझ लीजिए कि आपने दो इनपुट दिए, तो फर्स्ट इनपुट था, उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आपका हुआ उसी को उसने रिप्रोड्यूस किया अकॉर्डिंग टू द सेकंड इनपुट। ओके, सो ये जो प्रोसेस थी उसी प्रोसेस को या फिर वो सिस्टम की जो एबिलिटी थी कि जो भी आउटपुट है उसको आपको रिप्रोड्यूस करना अकॉर्डिंग टू द इनपुट, उसी को हम फिडिलिटी कहते हैं। द फिडिलिटी any time lag or phase difference is not included. Ideally, a system should have 100% fidelity and the output should appear in the same form as the input and there is no distortion in produced by the system. So जैसा आपका इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट मिलेगा आपको। इसमें आपको किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन सिस्टम से नहीं मिलेगा। तो 100% फिडिलिटी हम उसी को बोलते हैं। ओके, सो फिडिलिटी नीड्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। ओके, तो ये कुछ आपकी फिडिलिटी आपकी कुछ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक थी और हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जान लिया। सो ये लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एरर मेजरमेंट में हम एरर के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन कुछ और एरर्स के बारे में हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं और क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।